हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्ज़ाम आज का समाप्त हो चुका है। और जिस तरीके से आज और कल, जैसे कि 7 और 8 मई का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो इसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के आधार पे मैंने जो है आप लोगों के लिए स्पेशल जो है क्लास, जिनका पेपर 9 मई को होने जा रहा है, बिल्कुल आप लोग इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्नों के साथ मैं हाज़िर हूँ। 9 मई को एग्ज़ाम देने अगर आप भी जा रहे हो, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है? फुल डिटेल में मैंने ये क्लास बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है ऑल सब्जेक्ट सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने वाला है। जिस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में जो है मैथ को पूछा गया है, जीके जीएस को पूछा गया है, रीजनिंग को पूछा गया है, इस सभी प्रश्नों को हम एक ही क्लास में देखेंगे। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, तो कम समय में बेहतर अगर आपको करना है एग्ज़ाम हॉल में, तो कहीं न कहीं आप जो पैटर्न है अभी एग्ज़ाम का, रेलवे का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखिए, आपके लिए ये स्पेशल क्लास है, तो कहीं न कहीं सिलेक्शन लेना है, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक जो क्लास है आपका नोटिफ़िकेशन मिलेगा। क्योंकि सुबह में भी एक क्लास आपके 4 एएम पे मिलेगा, सुबह के 4 एएम पे, जिनका कल पेपर है, तो सुबह के 4 एएम वाली क्लास आपको बिल्कुल करके ही जाना होगा। पहला प्रश्न आज का है। पहला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? आप देख लो, फिगर भी आप लोगों के सामने है, कोहिमा की लड़ाई आपके सामने मैंने विस्तृत से इन प्रश्नों को रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं आपका बिल्कुल बेहतर तरीके से सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है? वर्ष 1944 में कोहिमा की जो है लड़ाई किस राज्य में हुई थी? तो कोहिमा कहाँ पे पड़ता है? अगर आप थोड़ा-सा भी हिंट के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो नागालैंड आपका राइट उत्तर बन रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है? मुझे लगता है जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्न में से 19वीं निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख जो है समाज सुधारक कौन थे? निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे आप देख लो, चित्र भी आपके सामने है। अब ये कौन है आपको बताना है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया है, ताकि अगर आप एक बार भी इस प्रश्न को पढ़ लेते हो, तो मुझे लगता है जब आपके सामने ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, कुछ घंटों के बाद आप एग्जाम हॉल में होगे, तो आप कर लोगे, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल राइट उत्तर है। आपके सामने जो चित्र है, ये राजा राम मोहन राय का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह कहाँ जो है स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अजमेर, अजमेर में बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए, आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को जो है मनाई जाती है? महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपके सामने मैंने यहाँ पे चित्र भी रख दिया है।
तो ये जो है आप लोगों को फ़ायदा है कि आपको मुझे लगता है क्लास देखने के बाद से बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो जयंती है आपको याद रखना है कि ये आप लोगों के 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण से संबंधित जो है स्थल कौन सा है? गौतम बुद्ध के महा महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कुशीनगर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। नील विद्रोह किस राज्य में स्थित है? नील विद्रोह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नील विद्रोह किस राज्य में स्थित है? नील विद्रोह किस राज्य में स्थित है? नील विद्रोह किस राज्य में स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बंगाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अब भी कर लो, क्योंकि कल सुबह के 4 AM पे आपके लिए रामबाण क्लास आएगा और वहाँ से बिल्कुल 100% है कि प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप उस क्लास को जरूर देख के जाइएगा कल जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया एग्जाम में आप लोगों के ये प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं महात्मा गांधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। आप यहाँ पे देख लो, चित्र में आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है नाम है। स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समझिएगा बेहतर तरीके से। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था उसका जो है यहाँ पे चित्र भी मैंने रखा हुआ है। तो देखिए काफी मेहनत के बाद से ये जो है कंटेंट तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट आप लोगों से मुझे जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है सभी लोग जो है यहाँ पे क्लियर बता दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पंजाब, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बिरला भवन नई दिल्ली। बिरला भवन नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ था। मतलब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कि 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ कौन सा जो है देश आज़ाद हुआ था? क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे
पाकिस्तान उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपका पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मदन मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है, मदन मोहन मालवीय। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, बरेली से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बरेली से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है, खान बहादुर खान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14। रिवाइज कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लेवल है आपके पेपर का, ठीक है। और उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जहाँ से प्रश्न में आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है कि ये है आपके ज्योतिबा फुले। आप देख लो, ज्योतिबा फुले का ये चेहरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे असहयोग आंदोलन कब जो है वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन कब जो है वापस लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि जो है असहयोग आंदोलन कब जो है वापस लिया गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 12 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे मैं नास्तिक क्यों हूँ? लेख किसका है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख किसका है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके फायदे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और इसके जुड़ने से फायदे ये होगा कि सुबह में जो 4 AM वाली क्लास होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। क्योंकि रामबाण प्रश्न आपको सुबह के 4 AM पर भी हम आपको देंगे ताकि एग्जाम हॉल में आप बेहतर स्कोर कर सको। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भगत सिंह, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे 1875 में आर्य समाज संस्था के स्थापक किसने की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। आपके सामने यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, आप पहचान भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आना चाहिए। 1875 में आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये थे आपके दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था?
क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। मंगल पांडे का संबंध किससे था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1857 की क्रांति से, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पुराना वेद, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पुराना जो वेद है आप लोगों का, ये है ऋग्वेद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, यही है जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल राइट उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 1919 को कौन सी जो है ऐतिहासिक घटना घटित हुई? 1919 अप्रैल 1919 निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, 1919 में क्या घटा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के, अभी मैंने प्रश्न जो है आप लोगों के कराया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये कौन थे? तो ये जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ये गौतम बुद्ध है, ये किस भाषा में उपदेश दिए थे? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24वें पे आ चुके हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों का जो है पाली भाषा से रिलेटेड थे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, यह कहाँ है? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये कहाँ है? तो कुशीनगर कहाँ है? आपको पता है कुशीनगर जो है ये यूपी का एक जिला है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है साबरमती आश्रम भारत के किस राज्य में स्थित है? साबरमती आश्रम भारत के किस राज्य में स्थित है? साबरमती आश्रम बताने की कोशिश करेंगे, वीवीआई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साबरमती कहाँ है? गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों से मैं फिर से कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनटीपीसी एग्जाम। अगर आप भी एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है आप बेहतर करके आओगे, मुझे लगता है, अगर ये क्लास आप देख लेते हो। अब गणित के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और गणित में आपको बिल्कुल बेहतर करके आना है, जैसे कि आपको हम यहाँ पे प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे गणित क्या है, तो इसे बेहतर तरीके से आपको समझना है। देखिए, कर एक वस्तु को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर पहला, आप मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करो। अगर सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है, 540 रुपये में किसी वस्तु को हम क्या किए हैं? बेचे हैं। तो हमें 10% की हानि हुआ है। हानि अर्थात हम सबसे पहले पता करेंगे खरीदे कितना में है, तो 100 रुपये में खरीदे होंगे
और उससे 10% हानि अर्थात 90 में बेच दिए होंगे। ठीक है, तो हमें पता करना है कि खरीदे कितना में है, तो हम 100 जो है ऊपर रखेंगे। फिर उसके आगे देखिए लिखा हुआ है 10% लाभ कमाना है, अर्थात 100 वाला सामान जो है अगर हम 110 रुपये में बेचेंगे तो हमें 100 रुपये का जो है यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ये दो 100 से 100 कट जाएगा, ये 9 छक्का 54, 6 से 110 में गुणा करेंगे, 11 छिया 66, अर्थात 660 रुपया जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि ए अनुपात बी बराबर यहाँ पे दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है, तो ए अनुपात सी का वैल्यू, इस तरीके का हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं गणित में। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो फिर से आप से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपका किसी भी दिन एग्जाम होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और सुबह के 4 AM पर भी स्पेशल क्लास है, आप उसको मिस मत करिएगा। आप अभी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन मिले। आपके सामने है ए अनुपात बी, ठीक है, क्या है 2:3। फिर बी अनुपात सी दिया गया है, यहाँ पे लिख लो कितना है 4:5। अब देखो इधर खाली है तो आप इधर 3 को बढ़ाओगे, इधर खाली है तो इधर 4 बढ़ेगा। अब इसको कर लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 बचे 15। ये कहाँ पे है, हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी, अर्थात ये तो कॉमन में नहीं है, तो 8:15। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी गति मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले देखो एक ट्रेन है, इसका जो स्पीड है ये 72 किलोमीटर पर घंटा है। ये किलोमीटर पर हावर दिया गया है, पर हमसे पूछा गया है मीटर पर सेकंड में, तो जब भी मीटर पर सेकंड में लाना होगा 72 है ना, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा 5/18 से इसमें गुणा कर दो, 18 चौका 72 अर्थात 4×5=20। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होने वाला है। सिंपल तरीका है, हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, समझिएगा कि इसमें हुआ क्या है। प्रथम 5 जो है संख्या क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 होता है, उससे बड़ा 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद से आपका कौन सा संख्या होता है 11 होता है, 9 नहीं होता है अभाज्य संख्या। बट्टे में 5 सबको जोड़ लो आप, 11 7 18 5 23 3 26 2 28, 28 बट्टे कर लो 5, भाग देंगे 5 बचे 25, 25 में 5 छक्के 30। मुझे लगता है 5.6 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, मतलब अगर त्रिज्या अभी r है तो ये कितना करना पड़ेगा हमें 2 गुना, अर्थात और जो है 2r हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 2 गुना मैंने कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो इधर भी πr² कर लो, पाई और r की जगह पे कितना हमें पता है, त्रिज्या कितना है 2r है, अर्थात यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे अर्थात पाई और 2 का स्क्वायर 4r²। पाई से तो ये पाई खत्म, आर से यहाँ पे कितना हो रहा है, एक आर से यहाँ पे 4r, अर्थात 4 गुना हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। एक से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो अर्थात 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
साधारण ब्याज पर एक राशि 5 साल में दुगुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक रेट दर जो है हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर छठे में। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने हैं हम लोगों को। देखिएगा सबसे पहले साधारण ब्याज 5 वर्षों में, समय 5 दिया है, 2 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपया है तो ये 2 गुना हो जाएगा। अर्थात 1 रुपया हमारा खुद का था और 2 रुपया हो रहा है तो 1 रुपया हमारा ब्याज इसमें मिल रहा है, ठीक है। अर्थात ब्याज 1 है तो 1 रख लो, मूलधन 1 है, मूलधन रख लो, समय कितना है 5 वर्ष तो 5, और दर हमें पता नहीं है तो आर रखो बट्टे में 100। ये 5 के पहाड़े में 20 बचे 100, 20 का गुणा 1 में करोगे तो 20 ही होगा और इधर हो जाएगा आर, अर्थात 20% जो है हम लोग बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ए एक काम को 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये एक काम को 10 दिनों में, आप सिंपल तरीका से समझो, ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में करेंगे, टोटल हम वर्क निकालेंगे तो 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 तिया 30, 15 दूना 30, अर्थात हम दोनों को देखेंगे तो 3 2 5, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम कितना कराना है 30, 5 से 30 में भाग दे तो 5 छक्का 30, ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न, व्यंजन अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सिंपल है, आप 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, प्लस है तो प्लस, फिर 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है तो 21 कर लो, 25 और 21 कितना होता है 46 होता है, 46 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब जो है यहाँ पे हमारा जो है मैथ का खत्म हो गया और बिल्कुल नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी है, आपको बिल्कुल पता है। और अब जो है तर्क और शक्ति से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे यहाँ पे। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला को जो है पूरा करना है, हमें जो दिया गया श्रृंखला है इसे क्या करना है, पूरा करना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया है तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। अब देखो 5 से 11 हुआ तो आप 5 में 2 से गुणा कर सकते हो और 1 जोड़ दो, 5 दूना 10 और 1 11, फिर 11 में 2 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, 11 दूना 22 और 1 23, फिर 23 में आप क्या करो 2 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, 23 दूना 46 और 1 47, उसी प्रकार 47 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 47 दूना कितना होता है 94 और 1 95। मुझे लगता है कि इजी था, आप आसानी से कर लोगे। मैथ रीजनिंग के प्रश्न उतना हार्ड नहीं दे रहा है, ठीक है, सिंपल है, उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ प्रश्न घुमा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में मैन को ये लिखा जाता है तो स्काई को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यदि एक निश्चित कूट भाषा में मैन को जो है NBO लिखा जाता है तो स्काई को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा क्या है, M के बाद N लिखा है मतलब +1, A के बाद B लिखा है मतलब +1, N के बाद O लिखा है मतलब +1, सब में क्या किया गया है +1 +1 +1, तो हम भी कर देंगे यहाँ पे +1। S के बाद क्या होता है T, K के बाद क्या होता है L, और Y के बाद क्या होता है Z, तो हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है कि जो है भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो जापान का संबंध किससे है, ये जीके से रिलेटेड प्रश्न होते हैं ज्यादातर सादृश्यता वाले, एनोलॉजी वाले। इसलिए आपको यहाँ पे समझना है ये कि जो है भारत का संबंध दिल्ली से कैसे होता है,
तो ये राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो जापान की राजधानी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, तो क्या होता है टोक्यो, जापान। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी। बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौते बहू की बेटी है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। आप सिंपल तरीके से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो कि वह व्यक्ति आप हो, आप कह रहे हो एक महिला के बारे में कि वह मेरी माँ, आपकी माँ की इकलौती बहू, इकलौती बहू अर्थात आपकी ये कौन है, माँ है, माँ की इकलौती बहू अर्थात आपकी जो वाइफ है, ठीक है। बहू की बेटी अर्थात यहाँ पे आपकी बेटी, वह महिला उस व्यक्ति से क्या इससे संबंधित है, तो ये व्यक्ति का ये महिला कौन है, तो ये कौन है, बेटी है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विषम को चुने। निम्नलिखित में से हमें जो है अलग चुनना है, विषम चुनना है। सेब, केला, अंगूर और जो है गाजर, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अलग इसमें कौन है। जब आप देखोगे तो ये जो है सेब, केला, अंगूर ये तो फल है, पर आप देखोगे ये जो गाजर है ये सब्जी में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन सभी कलम पेज है, मेज है, सभी मेज कर्सियां है। अब जो है निष्कर्ष देखिए, अब देखिएगा सिंपल तरीका से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसने कहा है कि सभी पेन, कलम, तो पेन लिख लो, और जितने भी कलम है ये मेज है, ये मान लो मेज हो गया। सभी मेज कर्सियां है, तो जितने भी मेज है ये सभी के सभी कर्सियां हैं, कैसे मैंने लिख दिया। अब कह रहा है सभी कलम कर्सियां है, जितने भी कलम है ये सभी के सभी कर्सिया के अंदर है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, कुछ कर्सिया मेज है, कर्सिया का कुछ हिस्सा मेज है, बिल्कुल बात है, कर्सिया में कुछ हिस्सा मेज का है, अर्थात दोनों ही निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा लिखा हुआ है कि लुप्त संख्या को चुने। लुप्त संख्या को चुनना है। 8 का संबंध यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार 8 से 64 है, तो 11 का संबंध किससे होगा। 8 का संबंध देखो, 8 का अगर वर्ग करते हो तो ये होता है 64, तो उसी प्रकार 11 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 121। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। आपको दिशा पहले मालूम होना चाहिए, ऊपर होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसने कहा है कि उत्तर की तरफ पहले चला अर्थात ऊपर आप 5 किलोमीटर चले, फिर दाहिना मुड़े यहाँ से अर्थात इधर मुड़े और 5 किलोमीटर चले हैं। तो अब जो है शुरुआती बिंदु अर्थात यहाँ से आपकी जो दिशा है अर्थात इधर आप पहुंचे हो, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर और ये पूरब। उत्तर पूरब जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। मिलते हैं सुबह के 4 AM पे, सभी लोग जो है 4 AM पे सुबह के मिलना ना भूले, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपके लिए स्पेशल क्लास आ रहा है रामबाण प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं सुबह के 4 AM पे, तब तक के लिए धन्यवाद।